के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन्स, राइट? तो समझते हैं। सपोज आपके पास दो बॉडीज है, राइट? और दो बॉडीज क्या कर रही है? कोलाइड कर रही है। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको बोलते हैं बिफोर कोलिजन। दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन, राइट? अब क्या होगा? वो बॉडी एकदम पास में आ जाएगी, एक दूसरे को कोशिश करेगी टच करने की, डिफॉर्म करने की। तो ये कोलिजन होता है हमारा, ये सिचुएशन बोलते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, राइट? और एक बार कोलिजन करने के बाद वो क्या हो जाएगी? सेपरेट होने की कोशिश करेगी, तो वो सिचुएशन होती है हमारी आफ्टर कोलिजन, राइट? अब हम देखते हैं। सपोज इसकी स्पीड कुछ u1 है, इसकी स्पीड कुछ u2 है, मान लीजिए, राइट? अगर मैंने स्पीड u1 u2 मानी, वेलोसिटी माइनस होगी, स्पीड u1 u2 मानी, तो इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट? अच्छा, नाउ ये जब बॉडी एक दूसरे को डिफॉर्म करेगी, राइट? तो आपको ऐसा लगता ड्यूरिंग द कोलिजन ये ऑलमोस्ट रेस्ट पे आ जाएगी। ड्यूरिंग द कोलिजन ऑलमोस्ट रेस्ट पे आ जाएगी, जब तो एक दूसरे को दबाई, राइट? फिर इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पे हो जाएगी जीरो इस केस में, ठीक है? ड्यूरिंग कोलिजन। अब फाइनली क्या होगा? वो बॉडी एक दूसरे को दूर फेंकेगी, दे विल मूव अपार्ट, राइट? अच्छा, तब मैं कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी निकाल लूंगा फाइनल। इनिशियल निकाल ली, इनिशियल निकाल ली, फाइनल निकाल ली। अगर ये बॉडी इलास्टिक कोलिजन को रिप्रेजेंट करती है, अगर ये बॉडी इलास्टिक बॉडीज है, तो एनर्जी का लॉस कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। एनर्जी का लॉस कुछ भी नहीं होगा, मतलब जितनी एनर्जी बॉडी पहले लेके आई थी दोनों मिला के, उतनी ही फाइनल भी होगी इस टाइप ऑफ कोलिजन में, राइट? तो एनर्जी, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। अब आप सोच रहे हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या, यहां काइनेटिक एनर्जी के इधर गायब हो गई तो कंजर्व हो गई। पहली इंपॉर्टेंट बात, हम जब भी बात करेंगे कोलिजन की या मोमेंटम कंजर्वेशन की, जस्ट बिफोर द कोलिजन और जस्ट आफ्टर द कोलिजन करेंगे, ड्यूरिंग द कोलिजन की कोई बात नहीं करेंगे। चलिए, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में ड्यूरिंग कोलिजन में ऐसा क्या हो गया कि हम काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। और अगर ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो एनर्जी गई कहां? यहां थी, फिर गायब हो गई, फिर वापस आके प्रकट हो गई एकदम से। तो हम देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इस केस में बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए यूज हो जाती है, या मैं ऐसा बोलूं कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, ठीक है? ऐसा किताबों में लिखा रहता है ना। अगर मोमेंटम की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में फाइनल में कंजर्व्ड है, राइट? अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, तो मोमेंटम दोस्तों क्या एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करता है? अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूं, तो ये जब भी इंटरैक्ट करेगी, कोलाइड करेगी, क्या एक दूसरे की म्यूचुअल इंटरैक्शन से करेगी? अगर ये म्यूचुअल इंटरैक्शन से कर रही है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आई कैन कंसीडर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम टू बी कंजर्व्ड। अगर मोमेंटम सिस्टम का यहाँ पर P है, यहाँ पर भी P होगा और यहाँ पर भी P होगा, मोमेंटम थ्रू आउट द मोशन, राइट? मोशन बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, हर केस में कंजर्व्ड होगा। दोस्तों, हम देखते हैं केस जहां पर एक बॉडी m1 है जिसकी स्पीड इनिशियली u1 है, टू बॉडी की स्पीड u2 है, राइट? ये केस है मेरा जस्ट बिफोर कोलिजन, राइट? जस्ट बिफोर कोलिजन। अब एक बात बताओ, कोलिजन के लिए क्या u1 बड़ा होना चाहिए, ठीक है? ये कौन सा केस है? जस्ट आफ्टर कोलिजन, राइट? लेकिन कोलिजन के लिए v2 बड़ा होना चाहिए, मतलब कोलिजन के बाद जब ये सेपरेट होगी तो v2 बड़ा होगा, ठीक? अच्छा, अब मुझे पता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स हर टाइप ऑफ कोलिजन में, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन नहीं दोस्तों, हर टाइप ऑफ कोलिजन में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो होता है। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमेशा कंजर्व्ड होता है दोस्तों, हमेशा कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखूं इसका, दैट विल बी इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, करेक्ट? इनिशियल मोमेंटम क्या होगा दोस्तों? इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का, बॉडी का नहीं दोस्तों, सिस्टम का। तो यहां पर हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, क्लियर? ये वाली इक्वेशन आ गई फर्स्ट मोमेंटम वाली। अब मुझे v1 v2 गिवन होता है, मास गिवन होता है, वेलोसिटीज गिवन होती है इनिशियली, वो पूछते टच होने के बाद, टकराने के बाद, कोलिजन के बाद वेलोसिटीज बताओ, मतलब मुझे क्या निकालना है v1 v2।
दो वेरिएबल दो इक्वेशन, एक इक्वेशन कहां से लाते हैं? हम लगाएंगे इसमें एनर्जी कंजर्वेशन। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। बिकॉज यू नो दैट कि अगर कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस जीरो होता है, याद है? चलिए तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां पे मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्या चीज क्लियर है? अब आपको करना क्या है दोस्तों? आपको करनी है थोड़ी सी मेहनत। कैसे थोड़ी सी मेहनत करनी है? यहां से v2 की वैल्यू निकालना है, यहां से v2 की वैल्यू निकालना है। जैसे ही v2 की वैल्यू निकालोगे ये पूरी टर्म v1 की टर्म्स में आ जाएगी। इस v2 को उठा के आपको यहां पुट करना है, v2 को उठा के आपको यहां पुट करना है। जैसे ही आप यहां पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, वो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है? क्या रिजल्ट आएगा? v1 का रिजल्ट आता है m1 minus m2 into u1 divided by m1 plus m2 plus 2m2 u2 divided by m1 plus m2। देखो दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है, याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करना क्या होता है? जब v1 से स्टार्ट करूं तो m1 आएगा, ठीक है? 1 से स्टार्ट करो तो यहां भी 1, यहां भी 1, और बाद वाली टर्म में 2 2 आएगा, ठीक है? तो पहले वाली टर्म में 1 1, दूसरी वाली टर्म में 1 2, मतलब 2 2, राइट? अच्छा, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 हमेशा होगा। तो कैसे लिखेंगे? v1 इक्वल टू, मेरे साथ बोलो, v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दोनों आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप सिमेट्री से v2 लिख के बताओ। दोस्तों v2 कितना आएगा मेरा? v2 मेरा आएगा v2, यहां 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए पहले? मास m2 माइनस m1 इंटू u2 2 2 डिवाइडेड बाय तो m1 प्लस m2 चल ही रहा है, प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है? अब ये कौन सा टाइप ऑफ कोलिजन है दोस्तों? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 1। E कैसे निकालेंगे? एक काम करता हूं मैं, v2 माइनस v1 निकालता हूं। जैसे ही मैं v2 माइनस v1 निकालूंगा, आपको सॉल्व करने के बाद, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आएगा आपको u1 माइनस u2। v2 माइनस v1 कितना आ जाएगा? u1 माइनस u2। आपको एक रेशियो पता होगा कि E होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अगर ये दोनों बराबर हैं, क्या रेशियो बना गया? मतलब E की वैल्यू इस केस में बना जाएगी जब भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस जीरो हो, मोमेंटम कंजर्व्ड हो। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, v लाएंगे, फिर हमें एक एक्सप्रेशन और आ जाएगा E इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। ओके, इस फाइनल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को मैं एक तरीके से और लिखता हूं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। दूसरी इक्वेशन, क्या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में कहीं भी लगा सकता हूं? अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा सकता हूं तो मैं पता है मुझे v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, राइट? मैं ऐसी एक्सप्रेशन जनरेट करना चाहता हूं कि कोई भी टाइप का कोलिजन हो जाए, मैं उसको लगा सकूं और आंसर निकाल सकूं, ठीक है? तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं v2 की वैल्यू निकालता हूं। v2 की वैल्यू कितनी आएगी? v2 इज इक्वल्स टू e टाइम्स u1 माइनस u2 प्लस v1। क्लियर? तो मैं इधर पुट करता हूं इसको। इसको मैं लिख रहा हूं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, PIS, राइट? इसको लिखेंगे हम m1 v1 प्लस m2 v2। v2 कैसे क्या रखते हैं दोस्तों? v1 प्लस e u1 माइनस u2, ठीक है? चलिए अब काम करता हूं, v1 निकाल लेता हूं। तो कितना आ जाएगा v1? v1 आ गया मेरा m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस e इंटू m2 इंटू ये u1 माइनस u2, राइट? इसको मैं u2 माइनस u1 लिख रहा हूं, u2 माइनस u1, तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा यहां पे। क्लियर? चलिए अब मैं v1 की वैल्यू कैसे निकालना हूं? इसको ये PIS एज इट इज, इसको ऐसे ले जाओ, ये वाली टर्म को, तो ये जाएगा इनिशियल मोमेंट ऑफ सिस्टम प्लस e टाइम्स
m2 into u2 minus u1 divided by m1 plus m2. This will give me the expression for the velocity, that is final velocity. ये एक्सप्रेशन आप याद कर सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन खूबसूरत क्यों है? क्योंकि एक एक्सप्रेशन से आप हर टाइप ऑफ कोलिजन सॉल्व कर सकते हैं, वेदर इट इज इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक. E की वैल्यूज चेंज करते जाओ, 1 0 व्हाटएवर द वैल्यू इज गिवन, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड द डिजायर्ड रिजल्ट. अब देखिए दोस्तों, अगर मुझे v1 की जगह v2 निकालना होगा, तो क्या मुझे जहां जहां u है वहां, जहां जहां 2 है वहां 1 करना पड़ेगा, और जहां जहां 1 है वहां 2. दैट्स इट. ठीक है, तो मैं v2 की एक्सप्रेशन बोलते जाऊंगा, ये v2 आपको बोलना. चलो बोलिए, v1 इक्वल v2 इक्वल टू क्या मोमेंटम रखना पड़ेगा पूरे सिस्टम का, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, राइट, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और डिवाइड में चलता है हमेशा m1 प्लस m2. ये तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम है, इनिशियल, तो यहां भी होगा और वहां भी होगा. ये 2 लिखो या 1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनिशियल मोमेंटम है ना. चलिए, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम मतलब m1 v1 m1 u1 प्लस m2 u2 दोनों आएगा. इस टर्म में दोनों चीजें आएगी, ये और ये, प्लस e इनटू, देखो जहां v2 होता है, जहां v1 है वहां m2, तो जहां v2 होगा वहां क्या होगा, m1 दोस्तों. तो ये जाएगा m1 u1 minus u2. क्लियर? तो v1 की वैल्यू रिवाइज करते हैं. v1 इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2, उसको लिखने दो मैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम प्लस e टाइम्स m2 into u2 minus u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. क्लियर? तो आइए दोस्तों, अब हम इसमें देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस. केस 1, व्हेन बोथ द बॉडीज आर हैविंग सेम मास. जब भी दोनों बॉडी का मास सेम हो तब क्या होता है. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी v1 है, हमें फाइनल वेलोसिटी देखना है v1. v1 का एक्सप्रेशन क्या होता है, m1 minus m2. यार अगर m1 minus m2 कर दिया तो क्या ये 0 हो जाएगा, खत्म, ये वाली टर्म खत्म हो गई. 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m, 2m मास m, तो क्या हो जाएगा, ये v1 कितना आ गया, u2. क्लियर? चलिए, अगर v1 u2 आएगा तो दोस्तों v2 कितना आएगा, u1. मतलब बॉडी की वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई है. जो u1 था वो फाइनल वेलोसिटी बन गई v2 की. इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर एक बॉडी है 5 kg की, वो मूव कर रही 2 मीटर पर सेकंड से, और दूसरी बॉडी है 5 kg की, वो मूव कर रही -3 मीटर पर सेकंड से, राइट. टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -3 मीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, राइट. नाउ एक केस और लेता हूं, मान लीजिए एग्जांपल लिया मैंने, एक एग्जांपल और लेता हूं. ये बॉडी है 2 kg की, जो मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड, राइट. ये बॉडी है 2 kg की, जो कि इनिशियली रेस्ट पे है. ठीक है, अब हम दोनों तरीके से देखेंगे. एक बार हम फॉर्मूला भी लगाएंगे और हम डायरेक्ट अपनी मेथड भी लगाएंगे. केस मुझे पता है मास सेम है, मतलब आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए कि भैया इसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, भैया इसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या, v1 इसकी ये ले लेगा, उसकी ये ले लेगा, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ mv1 स्क्वायर. तो जो वेलोसिटी होगी वो होगी 4. स्पीड चेंज हो गई, इसकी 0 और इसकी 4. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं कि हमने जो पढ़ा, जो सीखा, वो अप्लाई हो रहा है या नहीं. तो अगर मैं चेक करूं उसको, मुझे v1 निकालना है. v1 कितना होता है दोस्तों, m1 minus m2 into u1. तो ये तो 0 हो गया, फिर ये हो जाएगा मेरा 0, प्लस 2 into m plus m, ये हो जाएगा u2, और u2 कितना है, 0. हेंस प्रूव्ड. तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी मास इक्वल हो, उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव, दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में है दोनों नेगेटिव, एक लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट एक राइट हो, तब भी उनकी वेलोसिटीज चेंज होने के बाद एक दूसरे की वेलोसिटी ले लेंगे वो. क्या चीज क्लियर है आपको? आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं केस 2. केस 2 में क्या गिवन है हमें, मान लीजिए एक का मास बहुत बहुत ज्यादा है, मतलब ये मान लीजिए बहुत बड़ा ब्लॉक है, बहुत हेवी ब्लॉक है,
in comparison to this m1 is very large in comparison to m2, राइट? ठीक है, मान लीजिए वो ट्रेन आ रही है, ठीक है, ट्रेन वाला केस याद है? हाँ, ट्रेन आ रही है। अब क्या हुआ जब इस तरह की सिचुएशन आए कि मास बहुत ज्यादा हैवी हो, एक मास बहुत ज्यादा हैवी हो, तो हमेशा कोशिश करना उसको इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं कि उसको ऊपर से भी कॉमन निकाल लेते हैं, नीचे से कॉमन निकाल लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, m1 बहुत ज्यादा है, राइट? अगर मैं m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में रखूंगा तो इनफाइनाइट प्लस समथिंग विल बी इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन ऐसे नहीं करते हैं, कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, जो चीज बहुत ज्यादा है इनफाइनाइट के आसपास है उसको कॉमन निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 इनटू u1 अपॉन m1 कॉमन 1 प्लस m2 अपॉन m1। अब m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? यहां पे क्या करेंगे, m2 यहां पे m1 है ही नहीं, ठीक है, तो इसको एज इट इज रखो। अब बोल रहे हैं m1 बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, तो क्या मैं इसको ऑलमोस्ट वैल्यूज पुट कर देता हूं, मैं m2 में ऑलमोस्ट इंफिनिटी पुट करता हूं दोस्तों। कितना पुट कर रहा हूं मैं, इनफाइनाइट। अगर मैं इसको इनफाइनाइट पुट करूंगा, देखो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया, 1 माइनस 0 कितना हो गया, u1, और ये कितना हुआ 1 प्लस 0, u1 बाय 1। फिर ये कितना है, 1 अपॉन इनफाइनाइट, क्या 0 हो गया? मतलब जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वही मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। और आपको मैंने केस बताया था, याद हो, ट्रेन अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है और आपने बॉल फेंक दी, तब भी ट्रेन की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। क्या चीज क्लियर आपको? अरे जब बॉडी का मास बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आप देखते हैं, अब बेचारी जो बॉल गई थी उसका क्या होगा, ठीक है? अभी मैंने वेलोसिटी इधर ली है, आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं या फॉर्मूले में रखें तब आप वैल्यू u2 भी ले सकते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा v2, क्या इनफाइनाइट में हम कोशिश करूंगा m1 को बाहर निकालूं, इधर से m1 बाहर निकालता हूं, तो m1 बाहर निकालूंगा, ये जाएगा m2 माइनस 1 कॉमन निकाल लिया मैंने m1 इनटू u2 डिवाइडेड बाय m1 कॉमन 1 प्लस m2 बाय m1, ठीक है, प्लस अब इधर से भी m1 कॉमन निकालेंगे, m1 कॉमन निकालेंगे कितना आ जाएगा 2u, m1 बाहर ऑलरेडी, और m1 1 प्लस m2 बाय m1। क्लियर? तो ये देखो दोस्तों, ये कैंसिल क्या बचा मेरे पास, m2 बाय m1, ये m1 को इनफिनिटी कर दो तो जाएगा माइनस u 1 प्लस 0, ये जाएगा माइनस u2 प्लस 2 u1। This is the velocity v2 minus u2 plus 2u1। ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखना है। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी लेगी वो 2 टाइम्स u1 माइनस u2 होगी। क्लियर? अब किताबों में एक केस और गिवन होता है, क्या गिवन होता है, वो उल्टा कर देते हैं इसको। वो बोलते हैं कि अगर मास m2 बहुत ज्यादा है, मास m2 बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू m1, मतलब ये कुछ ऐसा डायग्राम हो गया कि मास m2 बहुत ज्यादा है और ये स्पीड u2 से मूव कर रहा है, ये स्पीड u1 से इसके पास आ रहा है, राइट? अब क्या होगा दोस्तों, ये ट्रेन बन रही है, क्या अगर मैं पीछे से टक्कर मारता हूं, क्या ट्रेन की स्पीड चेंज होने वाली? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब u2 की वैल्यू जो फाइनली जो मेरी v2 बनेगी, u2 v2 में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में हमने जो डिराइव किया 1 की जगह 2 रख देंगे। तो दोस्तों देखिए, यहां पर फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 आएगा। फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2। ट्रेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा, v2 के क्या हो जाएगा v1। अब इसकी वेलोसिटी हम पर होगी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों, v1 इक्वल टू, यहां 2 था तो वहां 1 है, ठीक है, तो यहां 1 होगा तो यहां 2 हो गया, 2u2 माइनस u1, 2u2 माइनस u1। क्या ये चीज आपको समझ में आती है? क्लियर? करना कुछ नहीं, बस हमने इंटरचेंज कर दिया तो पूरा सब कोई डेरिवेशन एज इट इज रहेगा, बार-बार नहीं करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे और वैल्यू 1 की जगह 2 चेंज करेंगे, दैट्स इट। तो दोस्तों आइए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मान लीजिए कि मेरे पास एक स्टील बॉल है और एक हाथ में टेनिस बॉल है, राइट? अब मैंने उन दोनों बॉल को सेम हाइट से ड्रॉप कर दिया, बॉल गई नीचे। मान लीजिए कि जो फ्लोर था वो रिजिड था। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, विच बॉल विल बाउंस बैक हायर? हो सकता है आपका आंसर टेनिस हो। अगर आपका आंसर टेनिस है तो आपने ध्यान से पढ़ा नहीं या सोचा नहीं। द करेक्ट आंसर इज
द स्टील बॉल विल बाउंस बैक हायर। क्यों होगा ऐसा? देखिए, जब वो दोनों जाएगी तो सेम हाइट से जा रही है, मतलब बिफोर कोलिजन उनकी स्पीड सेम होगी। जैसे ही उन्होंने बॉल पे या ग्राउंड पे कोलाइड किया, तब जो स्टील बॉल है, स्टील बॉल में डिफॉर्मेशन नहीं के बराबर आएगा, बहुत 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 कम आएगा। लेकिन वही डिफॉर्मेशन अगर मैं टेनिस बॉल में देखूं तो काफी हद तक आ जाएगा, राइट। इसका मतलब कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी टेनिस बॉल में लूज हो जाएगी, और अगर वो एनर्जी लूज कर चुकी है तो वो वापस उतनी ऊपर नहीं आ पाएगी जितनी ऊपर उसे आना चाहिए, राइट। कुछ इलस्ट्रेशंस ऐसे होते हैं जो आपको साइंस म्यूजियम्स में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक हमें 5-6 बॉल, आइडेंटिकल बॉल्स ऐसे थ्रेड से लटका देते हैं। क्या करते हैं फिर वो लोग, मान लीजिए कि इस बॉल को वो यहां ले गए किसी एंगल थीटा पे, ठीक है। अब वो यहां से ड्रॉप कर देते हैं इसको। जैसे ही ड्रॉप किया, क्या ये इसको हिट करेगा इधर? मतलब इसके बाद जो वेलोसिटी होगी, आपको पता है कि जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है जिस केस में, या मैं ऐसा बोलूं, इफ आई टेक इलास्टिक कोलिजन वाला केस, तो क्या वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है। इसका मतलब अगर ये बॉडी v स्पीड से इसको टकराएगी तो ये तो यहां पे रेस्ट पे जाएगी और ये बॉडी मूव करने लग जाएगी, राइट। फिर ये वाली इसको ट्रांसफर कर देगी, ये इसको ट्रांसफर कर देगी, ये इसको ट्रांसफर कर देगी, और ये बॉडी फाइनली यहां तक एंगल मूव कर देगी। वो जादू दिखाते हैं, बोलते देखो भैया इधर से एंगल दिया और उधर से एंगल मिल गया। हमें जादू नहीं है, फिजिक्स है। जादू नहीं है, फिजिक्स है भैया। अगर आपने किसी भी, मान लो मैंने बुलेट चला दी, ठीक है। अब मैंने बुलेट चला दी तो पहली वाली बॉल को मैंने बुलेट चलाई, वो बॉल आगे टकराई इस पे, तो जिस स्पीड से पहली बॉल इस पे टकराएगी उसी स्पीड से लास्ट वाली बॉल निकल जाएगी। अगर आप बैंगलोर के साइंस म्यूजियम में जाते हो तो आपको इस तरह का एक्सपेरिमेंट दिखा रखा, उन्होंने बोला वाओ अमेजिंग। क्या है यहाँ पे, उन्होंने बोला है कि एक बॉल रख दी, वहां पे एक बॉल रख दी और ऊपर बॉल से वो बोलते हैं कि बॉल स्लाइड करा हुआ है, छोड़ दो। तो आप क्या करते हो, ड्रॉप करते हो, वहां से बॉल ड्रॉप करते हैं तो ये ऐसी ड्रॉप होती होती, ये बॉल यहां आ जाती है, ये आती तो इसको इंपैक्ट देती है, तो ये बॉल यहां आ जाती है और ये वाली बॉल स्पीड से निकल जाती है। मतलब सिर्फ एक बॉल ड्रॉप करने से अगर 8-10 बॉल रखेंगे यहाँ पे तो सिर्फ लास्ट वाली बॉल ही जाएगी। क्यों जाएगी? आपको पता है कि ये इसको ट्रांसफर करेगी, ये इसको ट्रांसफर करेगी, ये इसको ट्रांसफर करेगी, ये इसको ट्रांसफर करेगी, और लास्ट वाली वही स्पीड से निकल जाएगी जिस स्पीड से ये नीचे आई थी। फिर हमको ये बॉल यहाँ कलेक्ट करते हैं, बोलते देखो आपने एक बॉल डाली और एक ही नीचे आई, 8-10 नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि जोर से फेंके बॉल को, तब भी कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आया समझ? सेकेंड टाइप ऑफ कोलिजन होता है इनइलास्टिक कोलिजन, राइट। इनइलास्टिक कोलिजन में दोस्तों क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है। अगर कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई, इसका मतलब मैं एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकता, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यहां पर नहीं लगा सकता। लेकिन क्या फोर्सेस अभी भी इंटरनल फोर्सेस है? क्या ये दोनों बॉडी आपस में ही इंटरेक्ट कर रही है? क्या इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है? अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्या मैं मोमेंटम कंजर्वेशन में लगा सकता हूं सिस्टम पे? आई कैन राइट m1u1 plus m2u2 equals to m1v1 plus m2v2। लेकिन यहां पर दो वेलोसिटीज है v1 एंड v2। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन और चाहिए, और एनर्जी कंजर्वेशन में लगा नहीं सकता। हमारे पास एक इक्वेशन है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने आपको काफी डिटेल में पार्ट 10 में पढ़ाया, राइट। तो E equals to v2 minus v1 divided by u1 minus u2, राइट। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, मैंने आपको सॉल्व करके ही बताया था, तब v1 का रिजल्ट आता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मतलब m1u1 प्लस m2u2 प्लस e टाइम्स m2u2 माइनस u1 टोटल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और v2 का रिजल्ट आएगा दोस्तों मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियली प्लस e टाइम्स m1 u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आप ये फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो कोई सा भी टाइप ऑफ कोलिजन हो, वेदर इट इज इलास्टिक, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा, इसमें मान लो दो बॉडीज आई और दो बॉडीज मूव कर रही है, मूव करते करते जैसे ही कोलाइड हुई दोनों एक दूसरे के स्टिक हो गई और अब वो साथ में मूव करने लगे। दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। यहां पर जो एनर्जी का लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है दोस्तों, जीरो नहीं, मतलब एनर्जी पूरी खत्म नहीं हो जाती है। जो लॉस होता है वो अदर कोलिजन्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो मैं मोमेंटम कंजर्व करता हूं m1u1
प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो ये मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी कि किस वेलोसिटी से मेरी बॉडी मूव कर रही होगी, राइट। तो मैं क्या लिखता हूं m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी इन दोनों की जब ये चिपक के चलने लगेंगे, ठीक है। अब कई बार वो मुझसे पूछते हैं कि एक बात बता दो, चलो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, लॉस निकाल दो। लॉस क्या होता है बेसिकली? लॉस फाइनल माइनस इनिशियल होगा या इनिशियल माइनस फाइनल होगा? इनिशियल एनर्जी अगर ज्यादा हुई और फाइनल कम हुई तभी तो लॉस होगा। तो लॉस हम निकालते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो कैसे पुट करेंगे इसको? हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? v की वैल्यू पुट करना है। v की वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 द होल स्क्वायर, राइट। आप इसको एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन द कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। दोस्तों अब हम देखेंगे ऑब्लिक कोलिजन। ये ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है? व्हेन द वेलोसिटी इन द इनिशियल टाइम, राइट। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ये ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है? When the line of action of initial velocity and final velocity of a body is different, such collisions are called as oblique collisions। पता है आपको, मैंने पहले डिस्कस कर रखा है पार्ट 10 में। नाउ हम देखते हैं यहाँ पे कि ये बॉडी है जो u1 स्पीड से मूव कर रही है, ये बॉडी u2 स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये मूव कर रही है इस लाइन में, जैसे ही इसके पास में आती है तो इसको कोलाइड करेगी, राइट। और ये ऑलरेडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में। मैंने माना u1 इज मोर देन u2। अब क्या हुआ कोलिजन के बाद? मान लीजिए कि एक बॉडी इधर मूव करने लग गई विद स्पीड v1 एट एन एंगल ऑफ θ1 और दूसरी बॉडी यहां मूव करने लग गई एट एन एंगल θ2 विद स्पीड v2, करेक्ट। नाउ यू नो दैट हम मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा लगा सकते हैं। यहां पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन दो डायरेक्शन में लगाएंगे, x डायरेक्शन में भी लगाएंगे और y डायरेक्शन में भी लगाएंगे, राइट। चलो लगाते हैं। अगर मैं x डायरेक्शन y डायरेक्शन में लगाता हूं तो मेरा हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन m1u1 प्लस m2u2। ये इनिशियल मोमेंटम मेरा x डायरेक्शन है। यहां पर मुझे निकालना पड़ेगा, ये मैंने मान लिया कि ये जो वेलोसिटी है ये 2 ले लीजिए, काम कीजिए, हम करते हैं इसको 2 ले लो, 2 2 1 1, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये बॉडी नीचे मान ली इसलिए मैंने वेलोसिटी नीचे मान ली। नाउ ये बॉडी m2 थी और ये बॉडी m1 थी, ठीक है। अब इसकी अगर x डायरेक्शन में निकालो वेलोसिटी तो ये होगा, ये एंगल θ2 तो ये भी एंगल θ2 तो ये जाएगा v2 cos θ2 और ये जाएगा v2 sin θ2। यहां पे सिमिलरली क्या होगा, ये होगा v1 cos θ1 और वर्टिकल हो जाएगा v1 sin θ1, राइट ना। x डायरेक्शन में हमें मोमेंटम देखना है तो मोमेंटम हम लिखेंगे m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। ये मेरी इक्वेशन नंबर आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली देयर इज नो फोर्स इन द y डायरेक्शन आल्सो, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स है, सब ग्रेविटी को नेगलेक्ट कर सकता हूं जब इंपल्सिव फोर्सेस होते हैं, तो याद है। हां बहुत बढ़िया। तो मैं अगर y डायरेक्शन में लिखता हूं तो y डायरेक्शन में ये x डायरेक्शन की इक्वेशन है। अब y डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियली तो बॉडी सिर्फ x में मूव कर रही तो y इनिशियली मोमेंटम 0 हो गया। y डायरेक्शन में क्या होगा, m2 v2 sin θ2 माइनस, क्यों? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, माइनस m1 v1 sin θ1। ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं m1 v1 sin θ1 इक्वल्स टू m2 v2 sin θ2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, राइट। अब अगर हम इस केस को परफेक्टली इलास्टिक माने, क्या माने दोस्तों?
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो क्या मैं एक इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन से भी ला सकता हूं? एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकता हूं हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। क्लियर? तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई, राइट? अब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप डिजायर्ड रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है? कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आती, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है इसका, लेकिन आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन x में, y में और एनर्जी कंजर्वेशन करके लगा सकते हैं। यहां पर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी 2 की 0 हो, मतलब ये वाली बॉडी अगर रेस्ट पे हो एंड मास सभी का इक्वल हो, अगर मैं बॉडी की वेलोसिटीज u मानता हूं, इसकी 0 मानता हूं, इसका मास सेम मानता हूं, तब क्या होगा? ये जो फाइनल एंगल आएगा cos θ1 प्लस θ2, आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसा, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, दैट इज 0। या मैं ऐसा लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होता है। दोनों वेलोसिटीज की लाइन के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करेंगे, ठीक है? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लेकिन आपको कब कंसीडर करना है? जब मास दोनों का सेम हो और वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल की 0 हो, मतलब वो सेकंड पार्टिकल रेस्ट पे हो, ठीक है? तब फाइनली जब वो दोनों मूव करेंगे तो अगर एक एंगल में अल्फा मानता हूं तो दूसरा एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और आई कैन राइट बीटा आल्सो, सेम थिंग। क्लियर? बुझी हुई आग भी जल सकती है, तूफानों में नाव भी चल सकती है, हो ना उदास ना बदल तू इरादे, तेरे इरादे दुनिया बदल सकती है। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। क्यों भाई, वो गाना सुना है ना आपने? आसमान नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है सभी। तो इसमें ऐसा कोई इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट तो ही फिजिक्स का। आसमान नीला क्यों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो ब्लू लाइट होती है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करती है जब एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे, राइट? अगर आप मून पे खड़े होकर देखोगे तब आपको स्काई ब्लैक ही दिखेगा। पानी गीला गीला क्यों? एडेसिव प्रॉपर्टी, भाई एडेसिव प्रॉपर्टी है उसमें। गोल क्यों है सभी? सरफेस टेंशन। हर बॉडी चाहती है कि वो अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहे। सोचा है तूने क्या करूं?